क्या एक नवाब का बचपन केवल भव्यता और ऐश्वर्य से भरा होता है, या इसमें भी संघर्ष और दर्द छिपे होते हैं? जानिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी नवाब का बचपन, जहाँ एक नवाब के बचपन के संघर्ष और उसकी पहचान और भविष्य को आकार देते हैं। हरीश बाबू दफ्तर से रोज की तरह संध्या 5 बजे लौटे। कुछ क्षण में बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। हरीश बाबू को समझते देर न लगी कि बच्चे क्या चाहते थे। उन्होंने कहना शुरू किया, हर आदमी अपने बचपन में नवाब होता है, ना कोई फिक्र न फाका, खेलना कूदना और मस्त रहना। बस ऐसे ही बचपन के दिन हवा हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का तो बचपन का नाम ही नवाब था। यह नाम उनके ताऊ का दिया हुआ था। वह बहुत गोरे थे, इसलिए पिता ने उनका नाम धनपत रखा था। प्रेमचंद के नाम से तो वह बहुत बाद में जाने गए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही लखनऊ से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर है। नवाब के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। वह डाक मुंशी थे। शहर से डाक लाना और गांव में बांटना यह उनका रोज का काम था। अजायब लाल एक नेक इंसान थी। उनके काम की बहुत तारीफ थी। उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उनके अफसर उनसे बहुत खुश रहते थे। नवाब की माता का नाम आनंदी देवी था। वह बड़ी रूपवती और गुणवती थी। पढ़ी लिखी ना थी, पर घर के काम काज में बहुत निपुण थी। नवाब की केवल एक बहन थी, सुग्गी। वह उनसे बड़ी थी। नवाब अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। उन्हें जरा कुछ हो जाता तो टोने टोटकी करने लगती। हर समय नवाब को नजर गुजर से बचाती रहती थी। नवाब 8 वर्ष के हो गए। पढ़ाई शुरू हुई। अरबी फारसी पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए नवाब को गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ एक मौलवी का मकतब था। मौलवी साहब पेशे से दर्जी थे, शौक के लिए मकतब भी चलाते थे। नवाब के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम हलधर था। वह भी मौलवी साहब से पढ़ते थे। दोनों भाई सुबह को घर से बासी रोटी खाकर चलते, दोपहर के लिए चबेना ले जाते। नवाब और हलधर दोनों ही अव्वल दर्जे के शरारती थे। नवाब एक कदम और आगे। दोनों की अक्सर मकतब से गायब रहते। स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने इस बारे में लिखा है, मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो नहीं था, ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और कभी गाड़ियों की बाहर देख। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। इस तरह नवाब के बचपन के दिन तेजी से बीत रहे थे। गर्मी आई तो आम के बाग में गुजार दी। कभी कच्चे आम खाए गए, कभी आमों को भूनकर पना बनाया गया। जाड़े के दिनों में दोनों भाई कोल्हू पर पहुंच जाते, नरम गरम गुड़ खाते और मस्त रहते। गुड़ तो मुझे भी अच्छा लगता है पिताजी, रमेश बोल पड़ा। हरीश बाबू ने कहा, थोड़ा बहुत गुड़ तो सभी को भाता है, पर नवाब गुड़ के विशेष प्रेमी। श्री कृष्ण को जिस प्रकार माखन बहुत प्रिय था, नवाब को गुड़। नवाब ने भी बचपन में गुड़ चुरा चुरा कर खाया था। एक बार उनकी खूब ताल बैठी। माँ गई थी अपने मायके। परीक्षा की वजह से नवाब लम्हे में ही रह गए। फिर क्या था, 3 महीने में 40-50 किलो गुड़ नवाब के पेट में दाखिल हो गया। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने बचपन में कभी चोरी ना की हो। बचपन में तो यह भूल जाने अनजाने हर एक से हो जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपनी बचपन की चोरी का जिक्र किया है। प्रेमचंद भी इससे नहीं बच पाए। एक बार उन्होंने घर से 1 रुपया चुराया। हलधर की भी इसमें सलाह थी। दोनों ने मेला देखने की योजना बनाई। हलधर तो जा नहीं सके, मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी। नवाब को छुट्टी मिल गई। वह मेले चले गए। छुट्टी मिलने पर हलधर को भी वहां पहुंचना था। इसी बीच घर पर चोरी का राज खुल गया। हलधर को घर जाना पड़ा, बहुत मार पड़ी। नवाब घर पहुंचे तो स्थिति देखकर घबरा गए। मार तो नहीं पड़ी, पर डांट खूब लगी। उस दिन से कभी चोरी ना करने का फैसला किया, और फिर कभी चोरी की भी नहीं। चोरी करना बहुत बुरी बात है, पर नासमझी में जो गलती हो जाती है वह माफ हो जाती है। माफी तब नहीं मिलती जब गलती को दोहराया जाए, तब वह अपराध है। किसी विद्वान ने कहा भी है, गलती करना इतना अपराध नहीं जितना गलती को दोहराना। नवाब के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अचानक बिजली टूट पड़ी। उनकी माँ का निधन हो गया। नवाब से माँ का प्यार छिन गया। पिता बच्चे को कितना ही प्यार करे, पर वह माँ के प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकता। फिर अजायब लाल की तो आए दिन बदली होती रहती थी, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसलिए नवाब को अपनी दादी के पास लम्हे में रहना पड़ा। बिना माँ के बेटे को दादी का बहुत लाड़ मिला, इसलिए नवाब को बुरी संगत मिलने में देर न लगी। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसी समय नवाब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने तिलिस्म और एआरी की किस्से कहानियां पढ़ने का शौक लगा।
उर्दू में लिखी मोटी मोटी अनेक किताबें पढ़ डाली, एक कहानी खुद भी लिख डाली। जैसे तैसे नवाब ने 8वीं कक्षा पास की। पढ़ने में वह बहुत तेज नहीं थे, हाँ पास जरूर हो जाते थे। दरअसल उन्हें बड़ी मुसीबतों में पढ़ना पड़ रहा था। उन्होंने स्वयं लिखा है, पाँव में जूते ना थे, देह पर साबत कपड़े ना थे, महंगी अलग 10 शेर के जो थे। स्कूल के 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और बांस के फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील की दूरी पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर ना पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल ना पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और ना जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। इस प्रकार नवाब मुसीबतों से जूझते हुए पढ़ रहे थे। नवाब के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नवाब को नई माँ का प्यार नहीं मिला। अब वह और भी दुखी रहने लगे। उन दिनों बाल विवाह का रिवाज था। नवाब की शादी तय हो गई। लड़की नई माँ के पिता ने देखी। बताया गया कि लड़की बहुत सुंदर है, घर भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ न निकला। लड़की बहुत कुरूप थी। इस शादी से नवाब के पिता भी बहुत दुखी हुए, पर किया क्या जा सकता था। नवाब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया। इससे नवाब के मन को गहरी चोट लगी, साथ ही पढ़ाई में भी बाधा आई। वह उस वर्ष परीक्षा न दे सके। 1 साल बाद उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। इसके लिए उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें ट्यूशन ही पढ़ाना पड़ा। तब कहीं 1895 में वह 10वीं पास कर पाए। अगर आपको नवाब का बचपन और उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो अगला भाग जरूर देखिए, जिसमें हम और भी गहरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल स्टोरी विद सुल्तान को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के और हिस्सों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।